भारत का एक ऐसा वीर योद्धा जिसका नाम सुन करके ही दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाया करते थे, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपते थे कि उस योद्धा के सामने जाना मतलब काल के सामने जाने के बराबर होता था। भारत का ऐसा वीर योद्धा जिसके नाम में इतना तेज प्रताप है कि अगर कायर उस नाम को एक बार सुन लेता है तो उसके मन में भी वीरता का भाव जाग जाता है। और वह वीर कोई और नहीं, वीर शिरोमणि मेवाड़ धरा के धनी महाराणा प्रताप हुए। कहानी आज से 500 वर्ष पहले की है, जिस समय मेवाड़ की धरती पर हल्दी घाटी जैसा महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर की सेना के साथ युद्ध हुआ। तो आज जानेंगे आज के वीडियो में हल्दी घाटी युद्ध से जुड़े हुए घटनाक्रम को, क्या रही हल्दी घाटी युद्ध की वास्तविक कहानी और उसके पीछे जुड़े हुए कई अनसुनी बातें। तो कहानी शुरू करते हैं आज से ठीक लगभग 500 वर्ष पहले की, जिस समय मेवाड़ में सूर्यवंशी कुल के राजाओं का शासन हुआ करता था और मेवाड़ की धरती पर एक शासक हुआ करते थे, नाम था जिनका महाराणा उदय सिंह, जिनकी बड़ी रानी जयवंताबाई जी के गर्भ से ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन विक्रम संवत 1597 अर्थात 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल पैलेस में महाराणा प्रताप जैसा वीर पुत्र जन्मा था। महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव के पश्चात ही पारिवारिक स्थितियां अफगान और मुगलों के साथ राणा उदय सिंह के साथ बराबर जंग लड़ती रही। 1567-68 वाले इस अभियान में महाराणा उदय सिंह से चित्तौड़गढ़ का किला बादशाह अकबर के द्वारा छीन लिया गया। इस समय मुगल सल्तनत के शहंशाह अकबर हिंदुस्तान की सीमाओं पर अपनी ताकत और अपनी धाक जमाए जाते जा रहे थे, लेकिन राजपूताने की कई रियासतें जब मुगल संरक्षण में चली गई, उस समय कुछ रियासतों में मेवाड़ वो रियासत थी जो कभी अकबर अपने अधीन ना कर सका। लेकिन फिर भी उनका मकसद इस समय मेवाड़ रियासत पर मुगल परचम फहराना और चित्तौड़गढ़ खोतियाना था, जो 1567-68 में चित्तौड़गढ़ को पूरा कर लिया गया। हालांकि अकबर चित्तौड़गढ़ किले को हासिल कर चुका, लेकिन मेवाड़ के शासकों से मुगल अधीनता पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं करवा पाया। दुर्भाग्यवश 28 फरवरी 1572 को राणा उदय सिंह जी का निधन हुआ और उसी समय भारत भूमि पर बैठे एक ऐसे महान सम्राट जिनकी वीरता अफगानों, मुगलों और दुश्मनों के दिलों में इस कदर राज कर गई कि वो चाह करके उस खौफ को कभी निकाल ना सके। 28 फरवरी 1572 को मेवाड़ महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा उदयपुर में कृष्णदास चुंडावत के द्वारा किया गया। इनके समकक्ष इस समय दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत के शहंशाह रहे अकबर। अकबर चूंकि चाहते हैं कि वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से मुगल अधीनता स्वीकार करा लें, लेकिन इतना भी आसान नहीं था मेवाड़ की इस मातृभूमि पर अधिकार कर लेना। राणा प्रताप के पास जब अकबर की तरफ से अधीनता के दस्तावेज लेकर के दूत भेजे, लेकिन वो 4 व्यक्ति जो राणा प्रताप के पास प्रस्ताव लेकर आए थे, जिनमें जलाल खां हुआ, मान सिंह हुआ, भगवान दास हुआ और टोडरमल हुआ, जब चारों योद्धा साल भर 1.5 साल भर लगातार महाराणा प्रताप से अधीनता पर बात करते रहे, लेकिन कभी राणा प्रताप ने मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की और पत्र जारी करवा दिया। मेवाड़ पहले भी स्वतंत्र था, आज भी स्वतंत्र है और आगे भी रहेगा। ना तो मेवाड़ ने किसी की अधीनता स्वीकार की है और ना राणा किसी की अधीनता स्वीकार करेगा। जाकर के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद को कह दीजिए राणा लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। फिर क्या था, बात ठन गई। अकबर को जब महाराणा प्रताप ने ललकार दी तो अकबर ने अपने सिपह सलार और अपनी सेना के सबसे बड़े चीफ कमांडर मान सिंह के नेतृत्व में 80,000 सैनिकों को भेजकर हल्दी घाटी युद्ध का आदेश भिजवा दिया। हालांकि हम इस बात से प्रसन्न भी थे कि चलो एक जंग अकबर के साथ हो, लेकिन अफसोस इस बात का था इस जंग में अकबर नहीं बल्कि उनका सेनापति मान सिंह लड़ने आया था। यह भारत इतिहास का एक ऐसा युद्ध था जिसमें 2 राजपूत राजा आमने सामने हुए, एक के पीछे मुगल बादशाह है तो एक के पीछे मातृभूमि थी। राम भगवान के दोनों पुत्र लव और कुश के वंशजों के राजा आज एक दूसरे के समक्ष खड़े हुए थे। मेवाड़ महाराणा प्रताप के पास जब राजा मान सिंह और अकबर की तरफ से हल्दी घाटी का पत्र आया और तिथि जिसमें निर्धारित कर ली गई 18 जून 1576 की, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया और युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ने लगे। उधर अकबर और मान सिंह आगरा से निकले और अजमेर मैगजीन दुर्ग में आ पहुंचे, जहां दोनों ने मिलकर के हल्दी घाटी युद्ध की पूरी योजना तैयार कर ली और अपनी सेना सहित मान सिंह निकले। लगभग 80,000 सैनिकों के साथ वो आ पहुंचे मोलेला राजसमंद में, जबकि मेवाड़ महाराणा प्रताप की सेना में 20,000 सिंह थे। अपनी सेना सहित वो लोसिंगांव राजसमंद में पड़ाव डाल देते। हल्दी घाटी का यह दर्रा, जिस मैदान में आज एक बड़ा युद्ध होने वाला था, आसमान का रंग भी वैसे लाल हो चुका था,
चारों तरफ बिजली की चमक और गर्जना सी हो चुकी थी। 18 जून का समय था और इस समय तेज बारिश होने के आसार से नजर आए, लेकिन वीरों और मुगलों की रगों में रक्त तेज गति से जंग के लिए दौड़ रहा था। नियति को जो मंजूर हुआ और वही हुआ, और प्रातःकाल सूर्योदय की पहली किरण के साथ मेवाड़ी और मुगल सेना के बीच एक जंग का आगाज हो गया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए कई बड़े शासकों ने सामंत उनका साथ दिया, जैसे उनके सबसे अजीज मित्र हाकिम खां सूर अफगानी पठान, हमारे हरावल दस्ते के वीर सेनापति कृष्णदास चुंडावत, ग्वालियर के रामशाह तंवर और हमारे मामा श्री मान सिंह सोनगरा, जबकि बड़ी सादड़ी से झाला बीदा और मेड़ता से रामदास मेड़तिया भी पहुंचे थे। मामा सातारा चंद शालीवान, भवानी सिंह, प्रताप सिंह, कई ऐसे बड़े योद्धा आज महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए चल रहे थे, तो फिर भील पीछे क्यों रहते? भीलों के सरदार पूंजिया भील भी इस अभियान में इनके साथ जुड़े हैं और 20,000 मेवाड़ी सिंहों का दस्ता हल्दी घाटी के मैदान में चक्रव्यूह पद्धति के माध्यम से जंग लड़ने को लिए आ पहुंचा। उधर मान सिंह 80,000 की सेना लेकर के युद्ध के मैदान में आ डटा और एक भयानक युद्ध आरंभ होता है। आरंभ के समय हाकिम खां सूरी, जिनके पास तोपें, बंदूकें, बारूदें सब थी, और शुरुआती प्रयास में ही मुगल सेना के आसफ खां पर हमारी सेना का सेनापति भारी पड़ गया। तो आसफ खां ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए एक नारा दिया, हम युद्ध को धर्म युद्ध घोषित करते हैं, अर्थात मुगल सेना को जिहाद का नारा दे दिया। फिर भी कहते हैं आसफ खां युद्ध को जीतने में असमर्थ रहा, तब उसने मियत्तर खां को युद्ध के मैदान में आने की ललकार दी। मियत्तर खां जब आगे बढ़ा तो उसे रोकने का प्रयास उसी के चीफ कमांडर मान सिंह ने किया कि नियम का उल्लंघन ना किया जाए, जब हाकिम और आसफ लड़ रहे हैं तो तीसरा बीच में ना जाए। लेकिन मियत्तर खां कहाँ मानने वाला था। लेकिन जैसे मियत्तर खां आगे बढ़ा, सेना मैदान में पहुंचती तो भीलों के सिपाहियों द्वारा ऐसा प्रहार हुआ कि मियत्तर की सेना मैदान में घुसने से पहले दबे पांव पीछे लौटने लगी। मियत्तर सोचता है कि अगर हमारी सेना हार गई तो मान सिंह हार गया, और मान सिंह हार गया तो जलालुद्दीन मोहम्मद हार गया, उसकी पराजय ना हो। इसलिए उन्होंने कहा कि युद्ध में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद स्वयं पधार रहे हैं। ये युद्ध के नियमों के खिलाफ था और मुगल सेना तेज जोश के साथ मैदान में डटी रही। लेकिन जब महाराणा प्रताप की तलवार चली तो मुगल सैनिक कांप उठे, जिन्होंने केवल महाराणा प्रताप कब तक नाम सुना था, लेकिन एक ऐसा प्रचंड प्रलय बनकर के तेज तूफान जैसा अपनी तलवारों की खनक से जो मुगलों की गर्दनें काटता राणा प्रताप आगे बढ़ते चले गए। मुगल सेना में खौफ, दबे पांव पीछे की तरफ लौटने लगे। लेकिन हाकिम खां सूरी युद्ध में लड़ते समय वीर गति को प्राप्त हो गए। राम प्रसाद जैसे हाथी ने भी, कहते हैं, ऐसा भीषण उत्पात मचाया कि उन्हें काफी बड़ी क्षति का सामना राम प्रसाद के हाथों भी करना पड़ा। हालांकि हमारे राम प्रसाद हाथी को मुगलों ने पकड़ लिया, किंतु महाराणा प्रताप को पकड़ना ये बहुत बड़ी चुनौती था मुगलों के लिए। हालांकि महाराणा प्रताप आगे बढ़े, अपने अश्व पर सवार थे, उछल करके एक ही ऐसा तलवार का प्रहार किया कि मुगल सेना के सामंत या सेनापति बहलोल खां को घोड़े सहित एक ही वार में चीर डाला। मुगल सेना सत्ते में आ गई कि मेवाड़ महाराणा प्रताप की भुजाओं में इतनी ताकत कि उन्होंने तलवार के एक प्रहार से ही बहलोल खां को घोड़े सहित चीर डाला। मान सिंह को जब क्रोध आया तो आगे बढ़ा, लेकिन महाराणा प्रताप भी उनकी तरफ बढ़ने लगे और उनके मर्दाना हाथी पर जब चेतक ने पांव गड़ा करके एक भाले का वार किया, मान सिंह के हाथी का संचालक महावत जो था, उसके सीने को चीरता हुआ हमारे राणा प्रताप का भाला मान सिंह की तरफ बढ़ा, लेकिन मान सिंह होद में बैठ गया और वो बच जाता है। बस इसी क्षण कहते हैं कि चेतक जैसे ही मर्दाना के दांतों में लगी हुई तलवारों से घायल हुआ, जमीन पर गिरा, तो चेतक काफी जख्मी हो चुका था और महाराणा प्रताप इस समय युद्ध का मैदान छोड़कर जाने लगे। हालांकि मान सिंह ने इस समय महाराणा प्रताप को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। बीच में उन्हीं के सामंत सेनापति झाला बीदा आए और उन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के राज चिन्हों को धारण कर लिया और मान सिंह हाथ मलता रह गया और महाराणा प्रताप अपने चेतक को उपचार के लिए सुरक्षित स्थान की तरफ ले जाने लगे। बड़ा अद्भुत सा दृश्य रहा होगा जब चेतक राणा को बचाना चाहे और राणा चेतक को, क्योंकि चेतक भी जानता था कि मेरे बिना राणा नहीं और राणा जानता है मैं चेतक बिना नहीं। दोनों यहां से निकले। झाला बीदा ने महाराणा प्रताप के कवच पहन लिए और युद्ध के मैदान से जब महाराणा प्रताप निकलने लगे, तब कहते हैं हमारा ही सौतेला भाई कुंवर शक्ति, वो मुगल सेना में शक्ति सिंह मान सिंह के साथ था। मान सिंह का आदेश हुआ और शक्ति सिंह महाराणा प्रताप को रोकने का एक प्रयास करते हैं और कोलियारी घाटी के नजदीक दोनों भाइयों के बीच आपस में एक झड़प हुई, जिसमें महाराणा प्रताप से लड़ते हुए शक्ति सिंह पराजित हुए। हल्दी घाटी युद्ध को जीतने के पश्चात महाराणा प्रताप यहां से वापस लौट गए थे और महाराणा प्रताप का अश्व चेतक अब अंतिम क्षणों में चढ़ रहा था।
उन्होंने सोचा कि अगर मैं मर गया तो मेरा राणा पकड़ा जाएगा, इसलिए चेतक ने अंतिम छलांग लगाई और कोलियारी नामक बरसाती घाटी या नाला एक ही छलांग में पार कर डाला कि राणा प्रताप सुरक्षित स्थान की तरफ तो पहुंच गए, किंतु चेतक का देहांत हो गया। महाराणा प्रताप कहते हैं, चेतक के चेहरे से लिपट करके प्रकार विलाप करते हैं कि घाटी के पार उधर पड़े हुए शक्ति सिंह ने जब देखा कि एक जानवर जब अपने राजा को बचाने के लिए इतनी बड़ी स्वामी भक्ति दिखा सकता है, तो फिर मैं तो भाई हूं महाराणा प्रताप का। शक्ति सिंह ये दृश्य देखता है, जब बड़ा अद्भुत सा दृश्य रहा होगा कि महाराणा प्रताप जैसा वीर प्रतापी योद्धा महज एक जानवर से लिपट करके विलाप करे, और चेतक भी मरते मरते राणा को सोच करके विलाप करे। चेतक मर चुका था। शक्ति सिंह यहां से निकला और सीधा उस घाटी के पार पहुंचा। महाराणा प्रताप से हाथ जोड़कर क्षमा चाही और दोनों भाइयों ने बलीचा नामक उस गांव में एक कब्र खोदी और वहीं पर चेतक को दफन कर दिया। महाराणा प्रताप चेतक के भाई त्रेतक घोड़े को लेकर के यहां से आवरगढ़ उदयपुर की तरफ चले गए, जहां उन्होंने घायल सेना का उपचार करवा लिया। हल्दी घाटी युद्ध के इस घटना के दौरान हमारी सेना भी धीरे धीरे महाराणा प्रताप की तरफ वापस लौटने लगी, और मुगल सेना में लेकिन फिर भी सबसे बड़ा यह खौफ था कि महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान से निकल चुके हैं, लेकिन इन घाटियों में कहां छिपे होंगे इसका कोई अंदाजा नहीं। इसलिए सैनिक इतने खौफ में थे कि वो रात भर तक ना सोए, कहां से हमला कर दे। उन्होंने उस घाटी के आसपास गहरी खाई खुदाई, लेकिन भीलों ने फिर भी तीरों से उन पर वार जारी रखा। मान सिंह जैसा योद्धा हाथ मलता रह गया, जिसने कसम खाई थी कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी से जिंदा पकड़ के लाऊंगा, लेकिन अकबर को जाकर के क्या कहूंगा, ये उत्तर भी तो नहीं था। हालांकि युद्ध के समय मेवाड़ महाराणा प्रताप ने स्वभूमि ध्वंस की नीति को अपनाया था, तो मुगलों के पास यहाँ ज्यादा समय रुकने का ऑप्शन भी नहीं रहा। आखिरकार इस समय मान सिंह अनाज के बिना कब तक चलता। उधर अजमेर में जब अकबर को एक खबर पता चली कि हम युद्ध को हार चुके हैं, तो वहां से इन सैनिकों का राशन पानी बंद हुआ। इतिहासकारों ने इस बात को यूं तक लिखा है, जब मुगल सेना के सैनिकों के पास अन्न का अभाव हुआ तो युद्ध के मैदान में मरे हुए उन हाथी घोड़े के मांस को खा करके उन्होंने समय निकाला था। आवरगढ़ में हम ठहरे, हम अपना और स्वामी भक्त सैनिकों का उपचार करवाते रहे, और मान सिंह हल्दी घाटी युद्ध के मैदान से हाथ मलता हुआ खाली हाथ केवल राम प्रसाद हाथी को लेकर के वापस लौट जाता है। जाते समय मान सिंह ने ये गुस्सा हमारी गोगुंदा राजधानी पर उतारा और कई बेकसूर लोगों की उन्होंने हत्याएं कर डाली। हालांकि गोगुंदा को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने अपनी ताकत और सूझबूझ के बलबूते वापस आजाद करवा लिया। अकबर को जब ये समाचार जाकर के अब्दुल कादिर बदायूं ने दिया, तो अब्दुल कादिर बदायूं के समाचार को सुनकर के अकबर हक्का बक्का रह गया, और उसने सेनापति आसफ खां और राजा मान सिंह प्रथम को 6 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया कि तुम्हारी सारी ताकत 6 महीने के लिए छीनी जाती है और ड्योढ़ी प्रतिबंधित की जाती है। राम प्रसाद हाथी अकबर के पास था, लेकिन धन्य हो राम प्रसाद हाथी जो 1 माह तक अकबर की सेना अस्तबल में खड़ा रहा, लेकिन अकबर के घर की एक पानी की बूंद तक ना पी, कि अगर मेरे राणा ने नहीं कहा तो एक पानी की बूंद तक ना पी। राम प्रसाद खड़ा खड़ा अपना शरीर छोड़ देता है। अकबर उसी समय समझ गया था, जिसका हाथी इतना स्वाभिमानी हो उसका राजा कितना स्वाभिमानी होगा, वो कभी दीनता स्वीकार नहीं करेगा। हल्दी घाटी युद्ध के संदर्भ में इतिहासकारों ने सब ने अपने अपने तर्क दिए। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध की योजना को थर्मोपली युद्ध से कर डाली, जो जरेक्सस और लियोनिडास के बीच 480 ईसा पूर्व में यूनान में लड़ा गया था। अबुल फजल साहब ने इस युद्ध की घटना के संदर्भ में से खमनोर युद्ध की बात कहते हुए लिख डाला। बदायूं साहब जैसा कि इस युद्ध को गोगुंदा की कहानी लिखते हैं, जबकि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस कहानी को लिखा कि युद्ध अनिर्णायक था, न इसमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की विजय हुई और न ही मान सिंह की फतेह। हालांकि राज प्रशस्ति इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है, हल्दी घाटी युद्ध का विजेता भारत की भूमि का वीर पुत्र वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मुगलों के साथ हमारे लगातार संघर्ष चलते रहे, लेकिन यह तय था हल्दी घाटी जैसी वो युद्ध की कहानी जिसमें बेलोल खां को राणा प्रताप की तलवार ने घोड़े से चीर डाला, वो वर्षों तक मुगल सैनिकों के जहन में घर कर गई कि राणा मतलब काल। कभी महाराणा प्रताप के सामने अकबर तक लड़ने नहीं आए, क्योंकि वो जानते थे जिस दिन राणा के सामने चले गए चीर देगा वो। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में जरूर समझेंगे। ये किस्सा था हल्दी घाटी युद्ध का, जिसमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की और मान सिंह के युद्ध की जानकारी आपके सामने मेरे द्वारा साझा की गई। वीडियो में हल्दी घाटी युद्ध की कहानी का क्या वृतांत कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक और शेयर करिए।
और चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार के हिस्टोरिकल वीडियो मैं आपके सामने निरंतर लाता रहूँगा। जय मेवाड़, जय एकलिंगनाथ, जय भवानी। धन्यवाद।